हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और अधिगम के सिद्धांतों में हमने अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने प्रस्तुत किया उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। और जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अनुसार पावलोव ने अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 3 चरणों में किया था। कितने चरणों में किया था? 3 चरणों में। पहला था अनुकूलन से पूर्व, दूसरा चरण था अनुकूलन के दौरान, तीसरा और अंतिम चरण था अनुकूलन के बाद। यहां तक हम लोग परिचर्चा कर चुके हैं। अब इस सिद्धांत में जो पावलोव ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है उस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस सिद्धांत का, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली इसकी उपयोगिता है कि यह सिद्धांत भय निवारण में उपयोगी है। इसकी उपयोगिता भय निवारण में है। डर जो होता है उस डर के निवारण में, उस डर के समाधान में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत उपयोगी होता है। कैसे? अगर मान लो हमें किसी चीज का डर है, हमें तैरना नहीं आता है, इस कारण से हम पानी से डरते हैं। लेकिन अगर हम बार बार उसका प्रयास करेंगे, उसके अनुकूल होने की कोशिश करेंगे तो हमारा वो डर समाप्त हो जाएगा। दूसरी उपयोगिता है भाषा के विकास में। दूसरी उपयोगिता है भाषा के विकास में। तीसरा इसका उपयोग है गणित शिक्षण में। चौथा इसका उपयोग है सामाजिकरण में। पांचवा इसका उपयोग है दर्शन के विकास में। और छठा इसका उपयोग है आदत और स्वभाव के निर्माण में। आदतों का निर्माण और स्वभाव का जो निर्माण होता है उसमें अनुकूलन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत उपयोगी होता है। सामाजिकरण में उपयोगी होता है, गणित का शिक्षण है उसमें उपयोगी होता है, दर्शन के विकास में उपयोगी होता है, भाषा के विकास में उपयोगी होता है। अब हमने जो ये सिद्धांत पढ़ा है उसमें कुछ विशेष शब्द आए हैं और उन विशेष शब्दों का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, एक शब्द आया है विलोपन। इनके सिद्धांत में एक शब्द है विलोपन। विलोपन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब एक प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कुत्ता है, वो अनुकूलित हो गया किसके साथ में? अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में। किसके साथ में? अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में। अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में उसका अनुकूलन हो गया। अब ये अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? ये अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी थी। उस घंटी की आवाज के साथ में उसका अनुकूलन हो जाता है। अगर उसके बाद में
जब एक प्राणी का अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलन हो जाता है तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद में देना क्या पड़ता है? स्वाभाविक उद्दीपक। और वो स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। तभी तो अनुक्रिया करता था लार टपकाने का काम तभी होता था। अगर किसी प्राणी का अनुकूलन अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में हो जाता है और उसके बाद में उसे अगर ये स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर दिया जाता है तो कुछ समय बाद में इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया देना वो बंद कर देता है। यानी इस कुत्ते को पता है कि जैसे ही घंटी बजेगी भोजन आएगा, घंटी बजेगी यानी अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, फिर भोजन आएगा यानी स्वाभाविक उद्दीपक आएगा, तो इसके मुख से लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अगर हम ऐसा कर देंगे कि उसको केवल घंटी बजाएंगे, उसके बाद में भोजन उसको नहीं देंगे, तो कुछ समय तक तो वो लार टपकाएगा कि घंटी बजी है भोजन आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। लेकिन जब देख लेता है कि कोई घंटी बजा रहा है भोजन नहीं देगा, तो ये भी क्या करता है, ये इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया देना बंद कर देता है। कुछ समय बाद में उस घंटे की आवाज के साथ में इसके मुख से लार टपकना बंद हो जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। इसके बाद में दूसरा शब्द है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगभग समान धर्म या प्रकृति वाले अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रभाव भी प्राणी में अनुक्रिया को जन्म देता है। समान धर्म या प्रकृति वाले अस्वाभाविक उद्दीपन का प्रभाव। ये घंटी बज रही है, इसी प्रकार की आवाज वाली अगर कोई दूसरी घंटी बजेगी तो उस दूसरी घंटी के प्रति भी वह वही अनुक्रिया देगा, यानी लार टपकाना शुरू कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि समान धर्म या प्रकृति वाले अस्वाभाविक उद्दीपक जो होते हैं उसके लिए भी प्राणी अनुक्रिया देना शुरू कर देता है। और तीसरा इसमें शब्द आता है पुनः प्रकटीकरण। पुनः प्रकटीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें प्राणी में विलोपन हो गया, यानी उसने अनुक्रिया देना बंद कर दिया। उसके बाद में कुछ समय तक हम पुनः उसे अस्वाभाविक उद्दीपक देते हैं और उसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक देते हैं, तो कुछ समय बाद में वह अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति फिर से अनुक्रिया देना शुरू कर देता है। इसी को हम पुनः प्रकटीकरण कहते हैं। इस प्रकार से ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कंप्लीट होता है। इसके बाद में साथियों हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। और थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको संयोजनवाद भी कहते हैं, इसको संबंधवाद भी कहते हैं, या इसको बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, इस सिद्धांत का साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है और इसमें से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको ये जितने भी अनुबंधन के सिद्धांत हम लोग पढ़ें उन सबको बड़े ध्यान से आपको सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने में वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठती हैं, लेकिन कई बार हम जो बात कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, उनमें से कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको केवल सुनने मात्र से ही जब हम एग्जाम में जाते हैं और सेम अगर उससे रिलेटेड कोई चीज पूछ लेते हैं तो उस रिलेटेड चीज को पूछने से ही वो चीज याद आ जाती है। इसको एकाग्रता कहते हैं। एकाग्र होकर के सुनना जरूरी होता है। अगर हम एकाग्र होकर के नहीं सुनते हैं तो कई बार उसका
नुकसान या खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए जितना भी पढ़ो, जितनी देर भी पढ़ो, ना केवल मैं ये कह रहा हूं कि इस मेरी क्लास को, बाकी आप लोग जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो जितना भी पढ़ें, चाहे दिन में हम 15 घंटे पढ़ लें और हमारे में एकाग्रता नहीं है तो उन 15 घंटों का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम केवल 5 घंटे पढ़ रहे हैं और पूरे एकाग्रता के साथ में पढ़ रहे हैं तो वो 5 घंटे 15 घंटे से भी ज्यादा महत्व देते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और अगला हम सिद्धांत पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। धन्यवाद।